हेलो साथियों, मैं विष्णु विनर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित आपात उपबंध के बारे में। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। दूसरा आता है राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या फिर किसी कारणवश वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वह आपातकाल जो है अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है। तीसरा आपातकाल आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है। तो ये 3 टाइप के हमारे जो है आपातकाल भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण राज्यों में आपातकाल लगाया जाना, और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं कि आपातकाल उपबंध कहाँ से और किस प्रकार स्थित है हमारे संविधान में। तो दोस्तों, हमने मैक्सिमम पढ़ा है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारा आपातकाल व्यवस्था है यह जर्मनी के संविधान से ली गई है, मगर जो मूल ढांचा है हमारे आपातकाल उपबंध का वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हालांकि आपातकाल के दौरान जो भी हमारे मूल अधिकार हैं उनका स्थगन किया जाना और उन्हें किस प्रकार रिवील किया जाएगा, यह सारी प्रक्रिया जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से उल्लिखित हैं भारत के आपातकाल उपबंध, और भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य इनका उल्लेख मिलता है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं। यानी कि इस दौरान, आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार के पास हमारे जो भी जैसे मूल अधिकार हैं उनका स्थगन हो जाता है और बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं केंद्र सरकार को कार्य करने के लिए। तो जिसके कारण यह जो है असामान्य स्थिति से मदद करता है केंद्र को निपटने के लिए। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। दोस्तों, इसकी उद्घोषणा किस प्रकार की जाती है? तो अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में जो सशस्त्र विद्रोह है उसकी जगह आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1972 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड कर दिया गया था। जब आपातकाल की घोषणा होती है अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश में की जा सकती है अथवा केवल इसके किसी एक भाग में लागू की जा सकती है। दोस्तों, जो केस हुआ था एक मिनर्वा मिल्स मामला जो है 1980 में हुआ था, तो उसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। आइए जानते हैं उद्घोषणा की प्रक्रिया किस प्रकार और अवधि क्या है इसकी। तो अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से प्रस्ताव उसे न भेज दे। यानी राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल जो है वह लिखित रूप से यह लिख कर भेजे कि हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ चुकी है, आप जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करें। तब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया था। पहले क्या हुआ करता था कि पहले वह प्रधानमंत्री के कहने पर आसानी से राष्ट्रपति अप्लाई कर देता था राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है यह प्रक्रिया ऐड की गई। दूसरा है, ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से होना चाहिए तथा जो भी उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य हैं वह 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन मान्य नहीं होता, किंतु एक बार यदि अनुमोदन मिल जाता है तब यह 6 महीने के लिए जो है यह स्थिति बनी रहती है। अब जानते हैं कि आपातकाल की जो उद्घोषणा है इसकी समाप्ति किस प्रकार की जाती है। तो इसकी समाप्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल जो है यह एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति दोबारा से इसे आसानी से एक उद्घोषणा के द्वारा समाप्त कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, यानी आपातकाल खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को जो है संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले जानते हैं केंद्र तथा राज्य पर केंद्र तथा राज्य में जो संबंध हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले है इसमें कार्यपालिका। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो हमारी केंद्र सरकार होती है वह राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। हालांकि इस टाइम पीरियड में वह राज्य सरकार को निलंबित तो नहीं कर सकती, लेकिन राज्य सरकार के जो भी मामले हैं उन पे जो है केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। और विधायी प्रक्रिया की बात करें तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यद्यपि किसी राज्य की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन उपरोक्त कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी होते हैं। जो भी बनाए जाते हैं आपातकाल के दौरान कानून, वे आपातकाल खत्म हो जाने के 6 महीने तक लागू होते हैं। राष्ट्रीय संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति जिस प्रकार अध्यादेश लाता है केंद्र के विषयों पर, उसी प्रकार राष्ट्रपति ही राज्य के विषयों पर भी अपने अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये थी विधायी शक्तियों की बात। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहेंगे, यानी जो भी टैक्स लगाए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा उनमें संशोधन कर सकता है राष्ट्रपति, और जो भी संशोधन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा वह उस पूरे वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगा। अब बात करते हैं लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। यह जो है अनलिमिटेड समय तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब एक समय में केवल 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा। जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण होने वाला होगा, यदि संसद चाहती है तो नेक्स्ट वह 1 ईयर के लिए फिर बढ़ा सकती है, यदि संसद चाहती है तो फिर वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार 1-1 वर्ष करके संसद जो है इनका कार्यकाल अनलिमिटेड समय तक बढ़ा सकती है। इसी प्रकार संसद किसी राज्य के विधानसभा का कार्यकाल प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। उपरोक्त दोनों विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम जो है 6 महीने तक लागू रहते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो उस समय हमारे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। दोस्तों, हम पढ़ते आए हैं कि भारत का जो आपातकाल है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो मूल ढांचा है आपातकाल का वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन जो आपातकाल के दौरान कुछ रूल्स रेगुलेशन होती हैं उनको जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो याद रखें इस चीज़ को। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनके निलंबन की बात करता है। वहीं जो है अनुच्छेद 359 जो है यह अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन से संबंधित है। यानी जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है आपातकाल के दौरान वह अनुच्छेद 358 और 359 के तहत होता है। जो 358 है वह जो है आर्टिकल 19 में जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनके निलंबन से संबंधित है, लेकिन जो 359 है वह मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जिसमें कि
आर्टिकल 20 और 21 छूट जाते हैं, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उनको छोड़कर। कुल मिला के बात करें तो सभी मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, केवल दो मूल अधिकार जारी रहते हैं। अनुच्छेद 20 में वर्णित है और 21 में वर्णित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये दोनों अधिकार जारी रहते हैं, बाकी सारे अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनः लागू हो जाता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया तो ये जो हमारा मूल अधिकार है जो 19 वाला है, अनुच्छेद 19 का खत्म किया गया था, वह ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित कर दिया जाता है। जान लेते हैं कि अब तक कब कब जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है। सबसे पहले आपातकाल की उद्घोषणा अक्टूबर 1962 में हुई थी, जो कि 1968 तक लागू थी। यह समय था चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा में जो है हमला कर दिया जाना। तो 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय पहला आपातकाल लागू हुआ था। दूसरा टाइम आता है 1971 का, दिसंबर 1971 से लागू होता है 1977 तक। यह टाइम होता है पाकिस्तान द्वारा भारत पर अघोषित युद्ध जो है छेड़ दिया जाता है। तो तीसरा आता है 1975 के दौरान, यह जो है आंतरिक अशांति के द्वारा लागू किया जाता है इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। तो 3 बार जो है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जा चुके हैं। 1962 में चीन युद्ध के दौरान, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान और 1975 में आंतरिक अशांति के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया जाता है, उनके अनुरोध पर लगाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने जान लिया राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में।